तो चलिए अब बात करते हैं प्योर मार्केटिंग के सबसे प्रैक्टिकल टूल किट की, दैट इज़ द मार्केटिंग मिक्स। तो ये उन अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स का सेट होता है जिसे एक मैनेजर ब्लेंड करता है मार्केट से सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स निकालने के लिए। तो इसको ओरिजिनली हम जानते हैं 4 P's के नाम से। आप लोगों ने सुना होगा जब आपने बिजनेस स्टडीज़ में इसको पढ़ा होगा। बट 4 P's की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इसमें 4 P's नहीं होते हैं, अभी ये एक्सटेंड हो चुका है एंड उसमें 3 P's और ऐड हो चुके हैं। ये एक्सपैंड करा किसने था? इट वॉज एक्सपेंडेड बाय बूम्स एंड बिटनर, ठीक है। बाकी जो ओरिजिनली 4 P's थे वो किसने दिए थे? ईजे मैकार्थी ने दिए थे। ओके अभी एक्सपेंड करने का रीज़न क्या था? सी ओरिजिनली तो ईजे मैकार्थी ने इनको दिया था 4 P's को, देन वो एक्सपेंड किए गए हैं किसके बाद? इसके बाद एक्सपेंड करने के बाद क्या हुआ? 3 P's और ऐड हुए थे, तो टोटल मिलके बन गए थे आपके 7 P's। ना इसका रीज़न ये था कि जो अभी जो ब्लॉक्स हैं, जैसे मतलब जो 4 P's हैं, 4 P's वो जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेंजिबल गुड्स, वेयर एज सर्विसेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उस पर फोकस नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए सर्विसेज को भी कवर किया जा सके इसलिए 3 P's और ऐड किए गए थे, जिसे आप एक्सटेंडेड मिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 3 P's और ऐड हुए जिसमें सर्विसेज की बात हो रही थी। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल 4 P's में प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ये वो फिजिकल आइटम है या सर्विस है जो आप मार्केट को ऑफर कर रहे हो। तो एग्ज़ाम में अगर प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, अगर प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है 4 P's में से सिंगली, मतलब सिर्फ इंडिविजुअली प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें आपको क्या मेंशन करना बहुत ज़रूरी है? यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, उसकी डिज़ाइन और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होंगे, उसके फीचर्स कैसे रहने वाले हैं एंड उसकी सेफ़ और अट्रैक्टिव पैकेजिंग कैसे रखनी है, और प्रोडक्ट के ऊपर इन्फॉर्मेशन, लेबलिंग और उसकी गारंटी वगैरह कैसे मेंशन करना है। तो ये कवर अप होता है प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा आपका आता है प्राइस। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस ये वो एक्चुअल अमाउंट होता है जो कस्टमर प्रोडक्ट को पाने के लिए पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो अभी आपको डिसाइड करना है कि मेरे को अगर ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप पहले से बजट लेके चलते हो कि मैं, हाँ, 100 रुपीज़ तक अगर होगा तो मैं खरीद लूँगा। तो अगर आप ये जो अमाउंट पे कर रहे हो ना एक्चुअल में, जैसे 100 रुपीज़ ही ले लो कि आपने 100 अमाउंट ही पे किया है, तो दिस इज़ योर प्राइस। तो ये प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू को शो करता है। इसमें मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने वाले हैं सो दैट प्रोडक्ट मार्केट में बिक सके। अब इसमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी हो सकती है? देखो, प्राइस पेनिट्रेशन हो सकता है, या फिर प्राइस स्किमिंग हो सकती है, या फिर जो भी मैनेजमेंट को सही लगता है वो अपने हिसाब से करते हैं। सो अब ये सब डिसाइड करने के बाद दे ऑल्सो हैव टू डिसाइड कि प्राइस को लिस्ट कितना करना है, और ट्रेड डिस्काउंट्स किसने देने हैं, सीजनल अलाउंसेस कैसे देने हैं, और क्रेडिट सेल पे अगर हम दे रहे हैं तो पेमेंट कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, या फिर कितने पीरियड के लिए हमको देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेस। प्लेस बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि वो ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स जिससे सामान फैक्ट्री से निकलकर सेफली और टाइमली किसके पास पहुंचेगा? फाइनल कंज्यूमर तक। तो इसमें की डिसीजंस लेने होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्शन करना होता है कि आप डायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे या फिर इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे फॉर द सेल पर्पस। अब यहाँ पे डायरेक्ट चैनल मतलब आप डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हो। दूसरा, इनडायरेक्ट में इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, जैसे होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, तो उनके थ्रू आप बेच रहे हो। और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, मार्केट कवरेज एरिया आपको कितना रखना है, तो ये सारा किसके अंदर कवर होता है? प्लेस के अंदर। नेक्स्ट है प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या है? ये वो सारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिससे आप अपने जो टारगेट मार्केट है को अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में इन्फॉर्म करते हो, उनको रिमाइंड करते हो और कि आपका ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो कैसे लेने होते हैं कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन कैसी रखनी है, पर्सनल सेलिंग मेथड यूज़ करना है कि नहीं करना है, और अगर सेल प्रमोशंस रखने हैं तो किस तरह से ये सब करना है, ठीक है। और बाकी पब्लिक रिलेशंस जो है प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। पब्लिक रिलेशंस प्रॉपर मेंटेन करने का रीज़न होता है कि पब्लिक में बेसिकली अगर कंपनी की इमेज सही रहती है तो लोग उसका प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर प्रमोशन हो गया। अभी फिर 3 एक्सटेंडेड पीस हो गए। मैंने आपको बताया था 3 एक्सटेंडेड वॉज स्पेशली फॉर सर्विस मार्केटिंग। ये सिर्फ स्पेसिफिकली सर्विसिंग मार्केटिंग के लिए है। तो इसमें कौन से ऐड हुए? पीपल,
प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंसेस। ठीक है, अगर बात करी जाए पीपल की, तो इस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में सारे ह्यूमंस होते हैं, आपको पता है, जैसे क्योंकि वही जो है सर्विस डिलीवर कर रहे होते हैं। तो कंज्यूमर के परसेप्शन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा फ्लाइट अटेंडेंट्स हो गए, बैंक टेलर्स हो गए, फिर होटल के जो रिसेप्शनिस्ट हो गए, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं इन शॉर्ट, तो ये इस पी के लिए मैनेजमेंट का फोकस रहता है कि वो प्रॉपर क्या करें, रिक्रूटमेंट करें स्टाफ की, क्योंकि स्टाफ का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे सर्विस सेक्टर में स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर स्टाफ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तो लोग वहाँ से सर्विस लेना पसंद नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जैसे ब्यूटी पार्लर्स हो गए, वहाँ पे भी अगर सर्विस अच्छी नहीं होती तो लोग नहीं प्रेफर करते। इन द सेम वे अगर कोई बैंक ही ले लो, अगर बैंक में भी कोई प्राइवेट बैंक है तो हमने देखा होगा कि बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं प्रॉपरली, क्योंकि उनको भी डर होता है कि अगर हम अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे हमारी जॉब भी जा सकती है। ठीक है, और सेकेंडरी थिंग ये होती है कि सर्विस सेक्टर में नॉर्मली लोगों को ट्रेन किया जाता है इस तरह से कि वो उन्हें कस्टमर को हैंडल करना है, कस्टमर हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स बना के रखे होते हैं सो दैट वो प्रॉपरली हैंडल करें। तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है किसमें, पीपल वाले में। नेक्स्ट है प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअल प्रोसीजर या फिर फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू सर्विसेज कहाँ तक पहुँचेंगी, कस्टमर तक पहुँचेगी। जैसे कि अगर हम बैंकिंग की बात कर रहे थे, तो बैंकिंग में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, बैंक में जैसे अकाउंट खुलवाना होता है तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो इसमें फोकस होता है कि वेटिंग टाइम को रिड्यूस करा जा सके। ठीक है, जिससे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ हो। तो जैसे अगर आप बैंक की बात करते हैं स्पेसिफिकली, चलो हम बैंक की बात कर लेते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बैंक की बात करें तो बैंक में भी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, आप पूछोगे ठीक है मे आई हेल्प यू में कि मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है तो प्रोसीजर क्या, तो वो आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि किस काउंटर से, इस काउंटर से आपको ये फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म मिलेगा, और आपको ऐसे करके फिल करना, वो आपकी हेल्प कर देंगे फॉर्म वगैरह फिल करने में। फिर आप काउंटर वाइज सब कुछ आपका प्रोसेस होता रहता है। तो कोशिश की जाती है कि ये जो प्रोसेस है ना, इसको लंबे से बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि इसको जल्द से जल्द आपका अकाउंट खुल जाए और ये सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजिकल एविडेंसेस। ठीक है, फिजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें, क्योंकि सर्विसेज इंटेंजिबल होती है तो इसलिए कस्टमर को सामान तो खरीदना नहीं है, यहाँ पे वो सर्विसेज लेने आता है। तो सर्विसेज तो लेने आते हैं, पर सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर जाता है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब सर्विस जहाँ पर डिलीवर हो रही है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे अगर मैं बात करूँ बैंक की या फिर होटल की, तो वहाँ का इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसा है। ठीक है, वहाँ का इंटीरियर अच्छा है कि नहीं है, वहाँ का जो कॉर्पोरेट कलर पैलेट है वो सही है कि नहीं है, लाइटिंग कैसी है, और साफ़ सफाई कैसी है, एरिया साफ़ है कि नहीं है, स्टाफ की ड्रेस और यूनिफॉर्म साफ़ है कि नहीं है, किस तरह से वो ड्रेसअप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, फिजिकल एविडेंसेस के अंदर। ऑलराइट, अभी आ जाते हैं हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर। सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है इसको हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। ओके, सो दिस इज़ द चार्ट। तो इसको आप देख रहे होंगे चार्ट, तो एग्जाम में अगर एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम आप ज़रूर बना के आ सकते हैं। तो हम पूरे इन्वायरमेंट को 3 ब्रॉड लेयर्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका इंटरनल, ठीक है, इंटरनल जिसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है आपका माइक्रो इन्वायरमेंट जिसको हम पार्शली कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मैक्रो। तो माइक्रो मैक्रो एक्सटर्नल समझ लीजिए आप, ठीक है, और ये एक इंटरनल आपका हो गया। तो अब इनको हम इन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो ये वो फोकस है जो ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये फैक्टर्स वो हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर की बाउंड्री में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है तो उसको पूरी तरह से कंट्रोलेबल फोर्सेस माना जाता है। यानी कि जो कंपनी है या फिर मैनेजमेंट है जब चाहे इन्हें चेंज कर सकती है, रियलोकेट कर सकती है या फिर ऑप्टिमाइज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एम्स, अब ये 5 एम्स की मैं बात करूँ तो इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि इसमें 5 एम्स फ्रेमवर्क होता है। तो ये 5 एम में सबसे पहले आपका आता है तो सबसे पहले आता है मैन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस। तो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, कंपनी का इंटरनल कल्चर और मैनेजर्स की कॉम्पिटेंस कैसी है वो सब आता है। तो और दूसरा है मनी, यानी कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ अवेलेबल वर्किंग कैपिटल, बैंक क्रेडिट लाइंस कैसी हैं, प्रोजेक्ट बजट क्या है, तो ये सब के बारे में बात करता है। तीसरा है मशीनरी, आपकी फिजिकल असेट्स,
फैक्ट्री कितनी ऑटोमेटेड है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस सब के बारे में बात करता है। चौथा आ जाता है मटेरियल। मटेरियल की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, मटेरियल बेसिकली जो रॉ मटेरियल हो गया आपका, सप्लाई चेन का एक्सेस कैसा है, और कंपोनेंट क्वालिटी वगैरह कैसी है, वो सब पे बात करता है क्या, मटेरियल वाला। फिफ्थ है मिनट्स। मिनट्स यहाँ पे यानी कि आपका टाइम, आपका जो टाइम है मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन लाइन कितनी एफिशिएंट है, और मार्केट में नया प्रोडक्ट जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो ये आपका खत्म होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। अब ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। आपने देखा होगा जैसे मैन है, अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए तो एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से स्किल कर सकते हैं हम लोग, सो दैट वो अच्छे से काम करें, एफिशिएंटली काम करें, कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा बनाया जा सकता है, और जो मैनेजमेंट है उसकी कॉम्पिटेंस को अच्छा किया जा सकता है। मनी फाइनेंशियल कैपेसिटी, तो इसको भी हम लोग कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन की बात करी जाए तो फिर आप किस तरह से अपना जो फैक्ट्री उसको ऑटोमेट करना चाहते हो, या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे अच्छी करना चाहते हो, तो इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये जो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो ये सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर अब हम मूव करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। तो अब माइक्रो एनवायरनमेंट तो ये वो फोर्सेस हैं जो कंपनी के बाहर तो हैं, पर इनकी इमीडिएटली जो डेली ऑपरेशंस के बिल्कुल पास है। तो इनका असर जो कंपनी के बिजनेस पर डायरेक्टली और तुरंत पड़ता है। मतलब ये हमारे जो फोर्सेस हैं यहाँ पे, ये पार्शली कंट्रोलेबल फोर्सेस होते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम बात की जाए तो इसको हम पूरी तरह तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ हम कई हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और बेहतर स्ट्रैटेजीज और रिलेशन से हम इसको इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेनली 6 चीज़ें आती हैं। जो सबसे पहले है कंपनी, कंपनी खुद। इसका मतलब है कि कंपनी के अलग अलग जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के अंदर जो इंटरनल अलाइनमेंट है तो उसको हम सही कर सकते हैं। और मार्केटिंग टीम तभी कामयाब होगी जैसे कि अगर सारे की सारी चीज़ें काम एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, तभी तो कंपनी ग्रो करती है। तो वो कोऑर्डिनेशन हम अगर प्रॉपर रखें तो फिर ये सही हो सकता है। दूसरा है सप्लायर। तो जो कंपनी को रॉ मटेरियल्स और पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर सप्लायर्स के यहाँ से स्ट्राइक हो जाए, या फिर वो सडन प्राइस बढ़ा दें, या फिर आपका पूरा मार्केटिंग कॉस्ट और सप्लाई शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको अगर कंट्रोल करना है तो सप्लायर्स के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखने होते हैं, सो दैट आपका काम प्रॉपरली होता रहे। तीसरा है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, मतलब थर्ड पार्टी जो मिडल मैन होते हैं, ठीक है। जैसे जो कंपनी का सामान प्रमोट करते हैं, बेचते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे आपके होल सेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, लॉजिस्टिक पार्टनर्स हो गए, और मार्केटिंग कंसल्टेंट्स हो गए। ये सारे किसके अंदर आते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के अंदर। एंड फोर्थ वन इज कस्टमर्स। तो जो कस्टमर्स हैं आपको ये बिजनेस की अल्टीमेट लाइफ ब्लड होते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी 5 तरह के कस्टमर मार्केट होते हैं। जैसे कस्टमर मार्केट का खुद का कंज्यूमर मार्केट, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है वो किस तरह का सामान लेते हैं, पर्सनल यूज़ वाला। दूसरा हो जाता है बिजनेस मार्केट। अब बिजनेस मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो ये कंपनी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जब लेती है, तो दैट इज़ योर बिजनेस मार्केट। थर्ड है रीसेल मार्केट। रीसेल मार्केट में क्या होता है, जो होलसेलर्स हैं वो बाय करते हैं, या फिर रिटेलर्स बाय करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। मतलब उन्होंने खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं रखा है, बल्कि उसे रीसेल करने के लिए ख़रीदा है। फिर आते हैं हमारे गवर्नमेंट मार्केट, ये पब्लिक सेक्टर एजेंसीज होती हैं। फिर है इंटरनेशनल मार्केट, जो फॉरेन बायर्स होते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वो होते हैं आपके इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आके वो बाय करते हैं। फिर आ जाता है फिफ्थ पॉइंट जो है कॉम्पिटिटर्स। मतलब मार्केट में आप अकेले तो नहीं हो, आपकी सक्सेस इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपके जो राइवल फर्म्स हैं उनके मुकाबले कस्टमर्स को कितनी बेहतर वैल्यूज़ दे रहे हैं आप। अगर आप अच्छी वैल्यू नहीं दे रहे और आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो ज़्यादा अच्छा ऑफर कर रहे हैं एट दैट सेम प्राइस, जैसे आपने अगर 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, और सेम कॉम्पिटिटर भी 100 का बेच रहा है, बट आपकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है और कॉम्पिटिटर की क्वालिटी अच्छी निकल गई, तो ऑटोमेटिकली एज अ कंज्यूमर आप कॉम्पिटिटर के पास ही जाएंगे। तो इसलिए मार्केट में जो आपकी सक्सेस है इस पर भी डिपेंड करती है। तो आप अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाइए कि जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करे। अभी सिक्स्थ है पब्लिक्स। तो कोई भी तरह का ये वो ग्रुप होते हैं जिनका कंपनी के ऊपर एक एक्चुअल या फिर पोटेंशियल इंटरेस्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे फाइनेंशियल पब्लिक्स हो गए, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हो गए, मीडिया पब्लिक जो कि आपके रेपुटेशन को ट्रैक करते हैं, फिर लोकल कम्युनिटी ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट जो कि हम नेक्स्ट इन्वायरमेंट की बात करेंगे वो है कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल फोर्सेस।
अब ये तो देखो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं पढ़ा है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको रिकॉल करना है, ठीक है। तो ये आ जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम किसकी बात करते हैं, पिस्टल की बात करते हैं, याद आ रहा होगा शायद। तो पिस्टल की बात करते हैं, तो उसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लेंगे, पिस्टल फ्रेमवर्क, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन पॉपुलेशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, और फिर मार्केटर्स चेक करते हैं कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जिससे कि हमें पता चले कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, जेंडर रेशियो कैसा है, और फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बदला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। कैसे करती है, देखो जैसे अगर हमें पता है कि हमारा जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसमें जेंडर्स में लाइक मेल ज़्यादा है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने पड़ेंगे जो इनके लिए हो, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करें एज ग्रुप की, तो एज ग्रुप भी देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे हैं कि बूढ़े हैं या फिर मिडिल एज वाले लोग हैं, उनके हिसाब से प्रोडक्ट को फिर बनाना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये वो फैक्टर्स होते हैं जो सीधे कंज्यूमर की परचेसिंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। किसको पैटर्न को, स्पेंडिंग पैटर्न। जैसे इसमें आते हैं इंडिकेटर्स, जैसे कि आपके इन्फ्लेशन रेट्स हो गए, मतलब महंगाई कैसी है, महंगाई अगर ज़्यादा होगी तो फिर लोग कम खरीदते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा है, बैंक इंटरेस्ट कैसा दे रही है, और करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस कैसे रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। तीसरा है नेचुरल या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कैसी है, और फ्यूल और एनर्जी कॉस्ट क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल लेवल क्या है, सॉरी पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल क्या है, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर गवर्नमेंट के लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं, तो वो सब मैटर करता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि अभी देखो हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है, बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है, तो जो बिजनेस होता है उसका उसके हिसाब से ही चेंज होता रहना पड़ता है। तो फास्ट मूविंग डिजिटल डिस्ट्रप्शंस हैं, तो जैसे इंटरनेट की स्पीड का चेंज होना, ऑटोमेटेड एआई प्लेटफॉर्म्स का आना, या फिर नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का आना, जो पुराने प्रोडक्ट लाइन को ओवरनाइट क्या करती है, मार्केट से बाहर कर देती है, फिर ऑब्सोलीट कर देती है। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो पुराना वाला प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऑब्सोलीट हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी टाइपराइटर्स को कोई नहीं पूछता है जब से या पर्सनल कंप्यूटर्स आने लग गए। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, मतलब जिस कंट्री में आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स कैसे हैं, और कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर चेंज हो रही हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। जैसे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, नई इंडस्ट्री पॉलिसीज़, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर लेबर लॉ, सेफ्टी लॉ, जो हर इस बिज़नेस को लीगली फॉलो करने पड़ते हैं, ये आपका आ जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट से याद रखेंगे, लॉस के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, मतलब ये कस्टमर के जो बिहेवियर की बुनियाद है, ठीक है। तो लोगों के जो कोर बिलीव्स हैं, सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, लाइफस्टाइल और ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं, तो इसके हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे ई मार्केटिंग की, ये अपकमिंग लेक्चर में करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहीं पर हम लोग इसको रोकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर लेक्चर पसंद आता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हैं आप लोग, ओके। और अगर कुछ लगता है कि मेरे को अपने मुझे लेक्चर्स में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है तो आप वो भी बोल सकते हैं।